92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आरती जैन की लिखी कहानी सुकून हाउस। बनवारी लाल शर्मा मेरे सबसे पुराने दोस्त, मेरे जिगरी, उनकी या यूं कहिए उनके घर की कहानी सुनाता हूं आज आपको। शर्मा जी मेरे घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर रहते थे और मेरी ही तरह वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर थे। शर्मा जी ने बड़े शौक से घर बनवाया था। बड़े से प्लॉट के बीच छोटा मगर खूबसूरत बंगला, चटक सफेद दीवारें, आगे बड़ा सा लॉन। कार नहीं थी मगर एक तरफ गैराज भी बनवाया था, ये सोच के कि आज नहीं तो कल गाड़ी तो ले ही लेंगे। घर का नाम रखा था सुकून हाउस। शहर की मेन रोड पे था शर्मा जी का बंगला। गाड़ियों की पैं पैं, धुएं के काले गुब्बारे छोड़ते टेम्पो, पास के बस स्टैंड पे ठेलियों पर सामान बेचने वालों का शोर। लेकिन जैसे ही आप लोहे के गेट खोल के अंदर जाएं, सारी आवाजें धुंधली पड़ जाती थीं। अंदर दीवारों पे चढ़ती बोगनविलिया की गुलाबी बेलें थीं। अनार के 2 पेड़ थे और उन पे सैकड़ों चिड़ियों का बसेरा था। भाभी का रेडियो सुबह से शाम तक गुनगुनाता रहता था। बच्चे लॉन में खिलंदड़ी मचाते और शर्मा जी अपने फेवरेट हर सिंगार के पेड़ के करीब केन की कुर्सी पे बैठे अखबार पढ़ते पाए जाते थे। वाकई बहुत सुकून था उस सुकून हाउस में। क्योंकि दफ्तर एक ही था, रोज सुबह मैं उनके घर के बाहर अपने स्कूटर को रोक के 3 बार हॉर्न बजाता और शर्मा जी फटाफट बाहर आके साथ हो लेते। और शाम को चूंकि शर्मा जी का घर रास्ते में ही पड़ता था, अक्सर चाय और गपशप का प्रोग्राम उनके ही घर पे बन जाता। अब मैं था अकेला आदमी, घर पे कोई इंतजार करने वाली तो थी नहीं, सो भाभी अक्सर कह देती, भाई साहब खाना बन गया है, खा के जाइएगा। मैं भी 1-2 बार संकोच सा दिखा के मान ही जाता था। कभी कभी तो मैं इतवार को भी टहलते हुए शर्मा जी के घर पहुंच जाता। जितना भाभी को संगीत का शौक था उतना ही शर्मा जी को ताश का। सो हर इतवार रेडियो पे मध्यम संगीत बजता और बाहर लॉन में दरी बिछाई जाती जिसपे हम तीनों बैठ के देर तक ताश खेलते। शर्मा जी के दोनों लड़के गुड्डू और सोनू मुझको चाचा कहते थे। उन कहकहों और अपनेपन के बीच में भूल जाता था कि मेरा शहर में कोई नहीं है। वैसे शर्मा जी टेंशन बहुत लेते थे। बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, अपने फ्यूचर का टेंशन, अपने बुढ़ापे का टेंशन। थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे और जेब ढीली करने से कतराते थे। भाभी अक्सर टोकती थी, इनको समझाइए कैलाश भैया, हर समय घर को लेकर परेशान रहते हैं। कल फिर पहुंच गए थे ऊपर सीलन चेक करने, मेरे साथ बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म लेने नहीं चले। अरे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा ये घर, शर्मा जी गुर्राए। भाभी हंस के बोली, श्रीमान जी, पूत सपूत तो धन का है संचय और पूत कपूत तो धन का है संचय। अरे बच्चे काबिल होंगे तो अपना भविष्य खुद बना लेंगे। भाभी समझाती और फिर कुछ ही मिनटों में शर्मा जी का मूड फिर दुरुस्त हो जाता। दिन कब साल बन गए पता ही नहीं चला। शर्मा जी और मैं दोनों कुछ महीनों के अंतर पे रिटायर हो गए, लेकिन आने जाने का सिलसिला जारी रहा। रिटायरमेंट के बाद सेहत की चिंता करने का वक्त मिला तो मॉर्निंग वॉक्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। मैंने शादी नहीं की, टाइम निकल गया था और फिर पीछे पड़ के शादी करवाने वाला भी कोई था नहीं। खैर, शर्मा जी के बच्चे पढ़ लिख के दूसरे शहरों में नौकरी करने लगे। बड़ा गोविंद बंबई में किसी मल्टीनेशनल में मैनेजर था और छोटा संदीप भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर बन गया था। एक एक करके दोनों बेटों की शादियां भी करवा दी गई। शर्मा जी मुस्कुरा के कहते, भाई अब मैं अपनी सारी ड्यूटी से फारिग हो गया, ट्रूली रिटायर्ड। लेकिन वो मुस्कान वक्त से पहले ही बुझ गई। भाभी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य
आरती जैन की लिखी कहानी सुकून हाउस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शर्मा जी के दोस्त सुना रहे हैं उनका और उनके घर का किस्सा। शर्मा जी, उनकी बीवी और दोनों बेटे एक सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। शर्मा जी की पत्नी उनको प्यार से अक्सर टोकती है कि वो टेंशन बहुत लेते हैं। मीठी तकरारों और दोस्ती के बीच वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। दोनों बेटे पढ़ लिख जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और अब दोनों अलग अलग शहरों में रहने लग जाते हैं। शर्मा जी को लगता है कि वो अब सुकून से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शर्मा जी की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। अब आगे बहुत इलाज करवाया, बंबई भी ले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे भाभी ने बिस्तर पकड़ लिया, फिर बोलना बंद कर दिया, सब भूलने लगी। शर्मा जी उनकी खूब सेवा करते, रेडियो करीब रख के उनका सर सहलाते, अपने हाथों से खाना खिलाते। खाना बनाने के लिए एक लड़की रख ली थी, लज्जो। लज्जो ऊपर का सब काम भी कर जाती थी। मैं भी शाम को चला जाता था और मैं और शर्मा जी यहां वहां की चार बातें कर लेते थे, लेकिन वो बात नहीं थी। बातों के बीच का सन्नाटा फैलने लगा था। फिर एक दिन भाभी गुजर गईं। सुकून हाउस शांत हो गया। कई महीनों तक शर्मा जी के मुंह से एक बोल नहीं सुनाई दिया। बेटे और उनके परिवार वाले कुछ दिन रह के वापस अपने अपने घर और अपनी अपनी नौकरियों को लौट गए। मैंने जाना नहीं छोड़ा। शाम को कुछ और नहीं तो एक साथ टीवी पे न्यूज ही देख लेते थे। रात का खाना अब वहीं होता था। लज्जो ने घर का काफी काम संभाल लिया था। बाहर से ही मालूम चल जाता था कि लज्जो घर में है। बर्तनों की उठापटक और झटकारने की फटक फटक बंद होती थी तो उसकी जुबान चालू हो जाती थी, मानो उसने जिम्मा ले रखा हो कि इस मातमी वाले घर में फिर से जिंदगी की एंट्री करवाने का। अंकल जी जरा उठ के बाहर जाओ, मुझे पोछा लगाना है, तो नक के कहती वो। शर्मा जी चुपचाप अखबार उठा के बाहर अपनी कुर्सी पे आ जाते। एक दिन मैं वहां पहुंचा तो लज्जो शर्मा जी से कहने लगी, ये क्या 5 रुपए? कितने की आती सब्जी कुछ पता है? शर्मा जी से सहन नहीं हुई बदतमीजी। बोले, नहीं है मेरे पास, और जा यहां से। लज्जो मेरी ओर देख के मुस्कुराई, फिर पलट के गुस्से से बोली, कद्दू ही आएगा इतने में? आप कद्दू खा के नहीं थके, लेकिन मैं कद्दू बना बना के थक गई हूं। और ये अंकल जी, ये तो कद्दू का नाम सुन के भाग जाएंगे। अरे 20 रुपए दीजिए, फूल गोभी और प्याज लाऊंगी। शर्मा जी ने चुपचाप 20 का नोट लज्जो को थमा दिया। धूप फिर निकली, बर्फ फिर पिघली। शर्मा जी ने फिर अपने रूटीन को उठाया, झाड़ा, पोंछा, अपनाया। हम फिर सुबह सैर के लिए जाने लगे। शाम को हम फिर दरी बिछा के ताश खेलने लगे। शब्द मुस्कान बने, मुस्कान हंसी और हंसी ठहाके। भाभी की कमी तो रही, लेकिन उनकी याद को शर्मा जी ने एक कोने में प्यार से सजा दिया। वो उस पे रोज फूल तो अर्पण करते थे, मगर सारे दिन उसके सामने अब नहीं बैठते थे। आसपास की दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, या यूं कहिए कि बदल रही थी। शहर का शोर बढ़ता जा रहा था। आसपास के सारे घर टूट टूट के या तो दुकानों में तब्दील हो गए थे या फिर बिल्डर फ्लैट्स में। बस स्टैंड सामने से हटा के शहर के बाहर बना दिया गया था। हमने सोचा था कि अब शायद चिल्लपों कुछ कम होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां फिर बुलडोजर्स आ गए। जोरों शोरों से काम शुरू हो गया। पता चला कि वहां शहर का पहला मॉल बनने वाला है। कभी कभी प्रॉपर्टी डीलर्स के फोन शर्मा जी को भी आ जाते थे, ये पूछने के लिए कि क्या वो सुकून हाउस बेचेंगे। हर बार उनको किया गया ऑफर कुछ लाख रुपए बढ़ जाता। बात अब कई करोड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन शर्मा जी चुनिंदा गालियां दे के फोन पटक देते। आसपास खरपतवार सी उगी इमारतों के बीच घास की हरी चादर पे बैठा शर्मा जी का छोटा सा बंगला अपना सर ऊंचा करके खड़ा था। फिर एक फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी सुकून हाउस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शर्मा जी की पत्नी माला का स्वर्गवास हो गया।
उदासी का कोहरा उन पे कई महीनों छाया रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे जीवन की कोपल फूटी और शर्मा जी ने दुनिया की ओर रुख किया। लेकिन आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही थी। शर्मा जी को प्रॉपर्टी डीलर्स के अक्सर फोन आते ये पूछने के लिए कि क्या वो अपना मकान सुकून हाउस बेचेंगे। शर्मा जी का जवाब होता, नहीं, कभी नहीं। अब आगे। मैं वहीं शर्मा जी के यहां था जब फोन बजा। इस वक्त कौन फोन करेगा? बड़बड़ाते हुए शर्मा जी दूसरे कमरे में गए। जब लौटे तो कुछ अजीब से मूड में थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि बड़े बेटे का फोन था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ 2 दिन बाद वापस आ रहा था शहर, हमेशा के लिए। यह तो खुशी की बात है शर्मा जी, बच्चे साथ रहेंगे तो आपका दिल भी बहल जाएगा, मैंने कहा। लेकिन चिंतामणि शर्मा जी को लगा कि कहीं और कोई बात तो नहीं जो इस तरह अचानक गोविंद बीवी बच्चों को लेकर चला आ रहा था। कहीं नौकरी में कोई परेशानी तो नहीं थी। आप फिक्र कुछ ज्यादा करते हैं शर्मा जी, अरे बच्चों के आने की तैयारी कीजिए आप, मैंने हिदायत दी। शर्मा जी ने मेरी बात मान ली। अपने दिमाग से आशंका के जाले झाड़कर अपने बेटे, बहू और उनसे ज्यादा अपने पोता पोती के स्वागत की तैयारी में जुट गए। अगले 2 दिन में शर्मा जी ने पूरे घर में उथल पुथल मचा दी। लज्जो से कहा कि सारे पंखे खिड़की साफ करे, दोनों एक्स्ट्रा बेडरूम्स में नई साफ चादरें बिछवाई, आंगन बाल्टियों पानी डाल के धुलवाया। ऊपर से लज्जो के काम में तब तक मीन में एक निकालते रहे जब तक उसने झाड़ू पटक के नौकरी छोड़ने की धमकी न दे दी। गोविंद अपने परिवार के साथ आया और फिर उसके पीछे पीछे पहुंचा उसके सामान से लदा ट्रक। देखते ही देखते सामान घर भर में समा गया। हफ्ते भर में गोविंद की पत्नी रचना ने रसोई की बागडोर संभाल ली और पोते पोती ने टीवी रिमोट की। शर्मा जी ने बाहर आंगन में कुर्सियां मेज लगा ली। वहां 1-2 गेम ताश के हम खेल ही लेते थे। शर्मा जी के यहां ज्यादा देर रुकने में अब झिझक महसूस होने लगी थी। एक दिन खेल अच्छा जम रहा था कि शर्मा जी बड़े शौक से बोले, भाई आज खाना खा के जाना, कई दिनों से जल्दी भाग जा रहे हो तुम। शर्मा जी कई सालों से ठीक 7:30 बजे खाना खा लेते थे। उस दिन 7:30 बजे, फिर 8, फिर 9। ताश का खेल कब का खत्म हो चुका था। अंदर ड्राइंग रूम में सब लोग टीवी देख रहे थे। शर्मा जी ने एक बार आवाज भी लगाई, अरे गुड्डू भाई खाने का क्या प्लान है आज? कुछ सेकंड बाद अंदर से जवाब आया, पापा थोड़ा रुक जाओ ना, अवार्ड स्पेशल आ रहा है। कुछ देर और हम बाहर बैठे राजनीतिक टीका टिप्पणी करते रहे। शर्मा जी मुझको न्योता देके वापस ले भी नहीं सकते थे। मैंने भी सोचा कि कहीं मेरे जाने से शर्मा जी को बुरा न लगे, लेकिन बातों की टोंटी अब टप टप करके थम गई थी। आखिर मैंने उठ के कह दिया, शर्मा जी अब इजाजत दीजिए, कल सुबह स्कूटर ठीक कराने जाना है। आप तो जानते हैं जल्दी पहुंच जाओ तो कुछ काम हो पाता है, नहीं तो सारा दिन यूं ही निकल जाता है। शर्मा जी कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़ दिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी सुकून हाउस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शर्मा जी अपनी पत्नी के देहांत के बाद अकेले अपने घर सुकून हाउस में रहते थे। अपनी सुबह की सैर और शाम के ताश के रूटीन के एकांकी जीवन को शांति से बिताते हुए। लेकिन एक दिन उनका बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट आया, हमेशा के लिए। शर्मा जी के घर की बागडोर अब उनके हाथ से फिसलती जा रही थी। अब आगे। ऐसा नहीं था कि शर्मा जी खुश नहीं थे। आखिर उनके बेटे और उनके परिवार ने फिर से सुकून हाउस में जान डाल दी थी। लेकिन जैसी खुशी सब कहते थे कि उनको होनी चाहिए, वो नहीं थी। शर्मा जी अपने ही घर में बिना चप्पू की नाव की तरह यहां से वहां डोलते रहते। बरसों के अपने रूटीन के पाबंद शर्मा जी के लिए चाह कर भी आदतें बदलना मुश्किल था। पहाड़ से दिन के लिए रूटीन एक सीढ़ी की तरह था। एक पांव के बाद एक पांव रखते जाओ, तभी दिन निपट पाता था। शर्मा जी ने अपने आप को ढालने की भी बहुत कोशिश की। मुझसे कहने लगे, गलती मेरी ही है। इतने साल बच्चों को देखना संभालना माला का काम था, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती थी। मेरे और बच्चों के बीच की कड़ी थी वो। शर्मा जी ने कड़ी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन गोविंद दिन भर घर पे होता नहीं था
पोते की आंखें टीवी छोड़ती नहीं थीं और पोती मोबाइल। दिन भर उसके अंगूठे दाना चुगती चिड़िया की तरह टक टक मोबाइल पे लगे रहते। बहू रचना ज्यादा बोलती नहीं थी और उसका काफी समय बाजार में निकल जाता था। उसने यानी रचना ने सुकून हाउस को मॉडर्नाइज करने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया था। हफ्ते भर में घर के पर्दे बदल दिए गए, दीवारों पे टंगी फोटोज उतर गईं और उनकी जगह रंग बिरंगी पेंटिंग्स ने ले ली। एक शाम बाहर बहुत सारा सामान रखा था। शर्मा जी ने बताया कि रचना ने कबाड़ी बुलाया है घर का पुराना फर्नीचर बेचने के लिए। कबाड़ी अंदर से सामान उठा उठा के ला रहा था। शर्मा जी देख रहे थे। हर कुर्सी, हर मेज, हर लकड़ी के टुकड़े में उनकी यादें बसी थीं। उनकी आंखों में दर्द के गुबार को उठते देख रहा था मैं। तभी कबाड़ी रेडियो लेके आया। वही रेडियो जो भाभी हमेशा अपने करीब रखती थी, जो हमारी शामों का साथी होता था। शर्मा जी ने उठ के कबाड़ी के हाथ से वो रेडियो लपक लिया। पीछे पीछे रचना आ रही थी। अपनी छटपटाहट में शर्मा जी से रहा नहीं गया। वो बोले, तुमसे किसने कहा कि बेच दो? मैंने कहा। लेकिन पापा जी, रेडियो काम नहीं करता। तो मैंने सोचा, काम तो मैं भी नहीं करता ना, मुझे भी बेच दो। शर्मा जी बिना मुझे अलविदा कहे अपना रेडियो उठाए घर के अंदर चले गए। मेरा आना जाना अब ना के बराबर हो गया था। एक दिन सब्जी मंडी में लज्जो मुझको मिल गई। कहने लगी कि अब किसी को उसके हाथ का बनाया खाना पसंद नहीं आता। उसके पैसे भी इसीलिए कम कर दिए गए थे। लेकिन शर्मा जी अब भी धीरे धीरे बकाया पैसे दे देते थे। मैं समझ सकता था। शर्मा जी की भंवर सी घूमती दुनिया में लज्जो, अंड बंड बोलती लज्जो एक ठहराव थी। लज्जो भी मेरे बारे में कुछ सोच रही थी। कहने लगी, अंकल जी आपने आना क्यों छोड़ दिया? सच बताऊं तो वो अंकल जी को अकेले ताश खेलते देख के बड़ा दुख होता है। एक दो दिन बाद मैं फिर शर्मा जी के यहां पहुंच गया। सोचा था कि मैं शर्मा जी से कहूंगा कि अब वो मेरे गरीब खाने आ जाया करें। इतने साल उनकी मेजबानी के मजे लिए, अब वो मुझको मौका नहीं देंगे क्या? ये सब कह पाता कि इससे पहले ही शर्मा जी मेरी बांह पकड़ के मुझको लॉन की ओर ले गए। दो चार मेरे गायब होने के शिकवे कहे, फिर बताने लगे कि छोटे बेटे संदीप का फोन आया था। वो बीवी और बच्चों को लेके आ रहा था छुट्टियां मनाने। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो संदीप जो पिछले 10 साल से साल में सिर्फ 2 बार आता था, 2 दिन के लिए, वो पूरी छुट्टियां बिताने आ रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी सुकून हाउस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुकून हाउस नाम के मकान के मालिक शर्मा जी अपने ही घर में बेगाने से हो गए थे। पहले बड़े बेटे गोविंद का परिवार अचानक वहां के रहने लग गया था और अब छोटा बेटा संदीप भी आने वाला था। इतने बरसों में कभी कभार शक्ल दिखाने वाले बच्चे क्यों लौट रहे थे सुकून हाउस में? अब आगे। जब तक भाभी थीं, पूरा कुनबा एक छत के नीचे जुटाने की कोशिश करती रहती थी। कभी एक आता तो कहती कि दूसरे की याद आ रही है, काश वो भी होता। अब सुकून हाउस में सब होंगे, लेकिन खुद वो नहीं होंगी। खैर, शर्मा जी के बेटे नंबर 2 के परिवार के आने की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सुकून हाउस में शर्मा जी के कमरे को छोड़ के 2 बेडरूम और थे। एक में बड़ा बेटा गोविंद और रचना सोते थे और दूसरे में बच्चे। शर्मा जी ने गोविंद को कहा कि बच्चों को कुछ दिन अपने कमरे में एडजस्ट कर लें, लेकिन वो बोला, पापा आपको तो पता है बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, देर रात तक पढ़ते हैं, डिस्टर्ब होंगे। आप टेंशन मत लो, छोटे से मैं बात कर लूंगा, सब एडजस्ट हो जाएंगे। एक शाम जब मैं पहुंचा तो संदीप और उसकी बीवी अनु लॉन में अपने बेटे को खिला रहे थे। संदीप मुझसे बड़े अपनेपन से मिला। बेटे से बोला, देखो अथर्व, ये दादा के बेस्ट फ्रेंड हैं, जैसे यीशु तुम्हारा है ना, वैसे ही। मैंने कहा, सबको एक साथ देख के अच्छा लगता है। कितने दिन की छुट्टियां सोनू? देखते हैं अंकल, वैसे मेरी छुट्टी तो 2 हफ्ते और है, पर अनु को यहां अच्छा लग रहा है। यहां अनु की कोचिंग क्लासेस का काम भी अच्छा चल सकता है, डिमांड है अभी शहर में। देखिए, हो सकता है हम यहीं टिक जाएं। हंस के बोला वो। मैंने शर्मा जी से कुछ कहा नहीं, उनके घर की बात है, मैं क्या कहता।
आजकल शर्मा जी सुबह मेरे घर आ जाते थे और फिर हम वहीं पास के पार्क में 5-6 राउंड मार लेते थे। उस दिन शर्मा जी थोड़ा लेट पहुंचे। मैंने पूछा तो बताया कि घर में बड़ा कसाव चल रहा है। जगह के साथ दिल भी तंग हो रहे थे। शर्मा जी अपने कमरे में सोते थे। गोविंद के परिवार ने बाकी 2 बेडरूम ले लिए थे और संदीप और उसका परिवार ड्राइंग रूम में सो रहे थे। संदीप ने शर्मा जी से शिकायत की। कहने लगा, क्या हमें एक कमरा भी नहीं दे सकते बड़े भाई साहब? क्या ये हमारा घर नहीं है जो हम यहां रेलवे स्टेशन के राहगीर की तरह सोते हैं? शर्मा जी ने गोविंद तक बात पहुंचाई तो उसने फिर बच्चों के एग्जाम्स की व्यथा सुना दी। साथ ही यह भी कह दिया कि हमें क्या अच्छा लगता है, रात में उठ के किचन से पानी तक नहीं ला सकते, पैर रखने तक की जगह नहीं रही अब घर में। अब क्या कीजिएगा शर्मा जी? मैंने पूछा। मैंने छोटे वाले को कहा है कि वो मेरा कमरा ले ले। मुझे इतनी जगह की जरूरत नहीं और वो बेवजह परेशान हो रहे हैं दोनों। अपना मन हल्का करके शर्मा जी चुप हो गए, लेकिन पार्क के 2 चक्कर हमने यूं ही सन्नाटे में काटे। रोज किसी फुर्ती अब नहीं थी शर्मा जी के कदमों में। शर्मा जी और मेरी दोस्ती को 35 से 1 साल हो गए थे और इन सालों में मैंने हमेशा चिंता के बादल उनके सर पे मंडराते देखे थे। जब तक भाभी जिंदा थीं तब तक टोकती थीं, सुनो, एक जीवन दिया है ऊपर वाले ने, उसका निरादर मत करो। फिर जो हुआ सुन के आप शायद दंग रह जाएंगे, शायद आपको विश्वास न हो। अब मैं शर्मा जी के यहां नहीं जाता था। वो ही हफ्ते में 2-3 बार सुबह की सैर को आ जाते थे। एक दिन बाजार में कुछ काम था और उनके घर के सामने से निकल रहा था और सोच रहा था कि रुकूं कि नहीं। गर्मी के दिन थे, कहीं अब सो न रहे। इतने में गेट का कुंडा खुला और लज्जो निकली। मुझे देख के रुक गई। बोली, नमस्ते अंकल जी, अपने दोस्त का हाल देखने आओ। आपने कुछ समझाया नहीं? ये क्या कर लिया उन्होंने? दुख होता है, बहुत दुख होता है, बड़बड़ाती हुई वो चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य आरती जैन की लिखी कहानी सुकून हाउस। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शर्मा जी के मित्र बता रहे हैं कि कैसे शर्मा जी के दोनों बेटों के बीच घर के कमरों को लेकर तनाव बढ़ रहा है और कैसे शर्मा जी ने त्याग दिया था अपना बेडरूम घर में शांति लाने के लिए। काम वाली लज्जो ने बताया कि शर्मा जी की हालत कुछ ठीक नहीं रही। अब आगे। मैं गेट से अंदर घुस के अभी घर के दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर गैराज पे पड़ी। जंग लगे कूलर और संदूकों के बीच, पुराने अखबारों के जत्थों और टूटी साइकिल के पास ड्राइंग रूम का दीवान बिछा था और उस पे करवट लिए शर्मा जी सो रहे थे। मेरे पैर कांप उठे। मैं गैराज में जाके शर्मा जी के दीवान पे बैठ गया। मेरी आहट से उनकी आंखें खुली। शर्मा जी कुछ नहीं बोले, उठे और गले लग के रो पड़े। शब्दों के अकाल को मैंने भी आंसुओं से सींच दिया। कुछ देर बाद शर्मा जी ने बताया कि ड्राइंग रूम में उनके सामान और सुबह सुबह की खिटपिट सबके लिए परेशानी बन गई थी, इसलिए वो कुछ दिनों से वहीं गैराज में रह रहे थे। लेकिन पिछली रात ऐसा कुछ हुआ था कि अब उनके सब्र का बांध टूट गया था। देर रात शर्मा जी गुसलखाने जाने के लिए गैराज से घर में गए। कोई डिस्टर्ब न हो इसलिए अंधेरे में टटोलते हुए बाथरूम पहुंचे। अभी वहीं थे कि बाथरूम की खिड़की से आवाजें सुनाई दी। दबी छुपी आवाजें, नापती तोलती आवाजें, सौदेबाजी करती आवाजें, उनके बेटों की आवाजें। उनकी बातों से जाहिर था कि एक मसला था जो कुछ समय से उनके बीच चल रहा था और अब जाके समझौता हो गया था। सुकून हाउस को तोड़ के 3 मंजिला बिल्डर फ्लैट्स बनेंगे, एक दोनों भाइयों के, और एक बेच दिया जाएगा जिसका प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। संदीप के बचपन का दोस्त कमल इलाके का प्रॉपर्टी डीलर था। सारे कागजात और काम वही करवा देगा। शर्मा जी का भविष्य अभी अनिश्चित था। दोनों भाई उनको 2-2 महीने अपने घर पे रख लेंगे और फिर नागपुर वाली बुआ जी हैं, देहरादून वाले चाचा जी हैं। रिश्तेदारों से मिलने भी तो जाना चाहिए पापा को, घर पे बैठे रहते हैं।
शर्मा जी गैराज में वापस आ गए थे। सुबह अपनी फेवरेट कुर्सी में बैठे अपने लॉन को, बोगनविलिया को, हर सिंगार को देखते रहे, ऊपर वाले से सवाल जवाब करते रहे। उस रात डील पक्की करने के बाद संदीप अपने परिवार समेत मुंबई वापस लौट गया। गोविंद ने कहा कि वो अपने बच्चों को अमेरिका ले जा रहा है घुमाने। कहने लगा, पापा अच्छा मौका है, मेरे काम की ट्रिप भी बन रही तो खर्चा कम होगा। शर्मा जी कुछ नहीं बोले। जब लज्जो आई तो उसको कहा, लज्जो, मेरे कमरे में छज्जे पे एक छोटा सा काला सूटकेस रखा है, उसे उठा के यहां ले आ। शर्मा जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जिसका मैंने पूरा समर्थन किया। अगले 2 हफ्तों में सब बदल गया। एक दिन सुबह सुबह घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो गोविंद वहां खड़ा था, माथे पर शिकन और टपकता हुआ पसीना। मैंने पीछे झांका तो गेट पे टैक्सी खड़ी थी जिसमें उसका परिवार इंतजार कर रहा था। नमस्ते, पापा कहाँ हैं? आपको तो बता के गए होंगे। गोविंद, तुम लोग कब आए यूएसए से? मैंने पूछा। अभी अभी, लेकिन पापा और घर? वहां तो कुछ नहीं है, मैदान कर दिया गया। चाचा जी सच बताओ, संदीप ने घर भेज दिया मेरी पीठ के पीछे, पापा को पटा के। कहां है पापा? मैंने गोविंद से झूठ बोला। मैंने कहा मुझको नहीं पता शर्मा जी कहां हैं, उसको टाल दिया। फिर मैं नहा धो के तैयार होके अपने दोस्त से मिलने निकला। अनजाने ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। घंटी बजाता इससे पहले ही दरवाजा खुल गया। वक्त के पाबंद शर्मा जी मेरी राह देख रहे थे। वेलकम, पूरे 3 मिनट लेट हो, हंस के बोले। इतने में घंटी बजी। दरवाजे पे कड़क यूनिफॉर्म में वेटर चाय और बिस्किट लिए खड़ा था। यही थी शर्मा जी की नई जिंदगी। सुकून हाउस को खुद शर्मा जी ने बेच दिया था। अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने बैंक में डाल दिया और बाकी आजीवन इस 5 स्टार होटल में आराम से बसर करने के लिए काफी था। चाय पीते हुए मैंने शर्मा जी को बताया कि गोविंद उनको ढूंढता हुआ मेरे घर आया था। शर्मा जी के चेहरे पे एक परछाई सी आई और गुजर गई। सारी जिंदगी धूप से डरने वाले शर्मा जी को उन्हीं के बेटों ने रेगिस्तान में लाके छोड़ दिया था। लेकिन शर्मा जी ने भी वापसी का रास्ता खोज लिया था। उनके अंदर कोई कड़वाहट नहीं देखी मैंने। जो हुआ उसका गुनहगार उन्होंने कभी अपने बेटों को नहीं माना। चाय का कप नीचे रखते हुए बोले, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा। माला हमेशा कहती थी कि तुम दिलों की कम और दीवारों की चिंता ज्यादा करते हो। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शर्मा जी के चेहरे पे एक सुकून की मुस्कान थी। बोले, अब दीवारें गिरा दी मैंने और दिल के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।